ओके जी, सो गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम फॉर एक्स। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन एटम्स हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये आपका हो जाएगा C8 और H18। ओके, क्योंकि एल्केन है तो एल्केन की वजह से मैं इसका जो जनरल फॉर्मूला ले रहा हूँ दैट इज CnH2n+2। ओके, अब मैं अगर इसकी लॉन्ग चेन सिलेक्ट करूँ तो ऑब्वियसली आपकी जो लॉन्ग चेन होती है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है। तो ये मैंने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली इसकी, राइट? ओके, और मेरे पास एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। सो सेकंड पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है फोर्थ पोजीशन पर। तो मैं इसको कहूंगा कि दिस इज 2,2,4 and then trimethyl, okay, and then trimethyl और पेंटेन, क्योंकि लॉन्ग चेन में आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं। सो दिस इज आईयूपीएसी नेम ऑफ एक्स। नेम द इंडस्ट्रियल यूज टू प्रोड्यूस एक्स फ्रॉम द स्ट्रेट चेन आइसोमर। ऑब्वियसली ये आपका ब्रांच है, ये आपकी ब्रांचिंग है। ओके, तो स्ट्रेट चेन से मुझे ब्रांच बनाना है, क्या करूं? देखो, क्रैकिंग नहीं हो सकता, ये क्रैकिंग नहीं है। क्रैकिंग में तो Reforming. आपका एग्जैक्टली रिफॉर्मिंग कह सकते हो आप, इसमें आइसोमराइजेशन कह सकते हो इसमें, क्योंकि आइसोमर में भी क्या हो रहा होता है कि आपका जो स्ट्रेट चेन होता है, जब आप उसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाते हो तो पॉसिबल आइसोमर्स में आप उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हो, सिंस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम ऑब्वियसली क्योंकि आइसोमर है। तो जब आप उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हो तो अल्टीमेटली आपको फिर ब्रांचिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो रीफॉर्मिंग, रीफॉर्मिंग, अच्छा जी। हेप्टेन is also present in petrol. Write an equation for the complete combustion of heptane include state samples. तो Sir, हेप्टेन का the फॉर्मूला, reforming one, sir, can you please elaborate on that because I didn't understand it properly? अच्छा, रीफॉर्मिंग में ये होता है, क्या नाम है अब्दुल्ला, के इसमें देखो, पेट्रोल अच्छा वो है जो जल्दी, फ्यूल अच्छा वो है जो जल्दी कंबस्ट हो जाए, सिंपल सी बात है। कंबशन में अब ये होता है कि अगर मैं आपको कहूं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है, ऑब्वियस सी बात है जो लॉन्ग चेन कार्बन्स होते हैं, इसी को मैं अगर लॉन्ग चेन बनाऊं तो टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट हैज अ लॉन्गर सरफेस एरिया, इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। ये कंबस तो होगा लेकिन मुश्किल से होगा, कंबस तो होगा लेकिन मुश्किल से होगा भाई। क्यों? कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हायर। क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भाई। तो जब आपने ब्रांचिंग इंक्रीज कर दी तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली कम हो गया। जब सरफेस एरिया कम हो गया तो आईएमएफ भी कम हो गया, लंदन फोर्स भी कम हो गई। तो इजी टू कंबस्ट, इजी टू बॉयल, इजी टू मेल्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो कंबस्ट करना आसान हो जाता है बेसिकली उसको, दिस प्रोसेस इज नोन एज रीफॉर्मिंग। ओके अब्दुल्ला? Okay, sir. यस, चलो जी, हेप्टेन का फॉर्मूला बताना मुझे जरा। C7 और H16. H16 + O2, it's going to give you carbon dioxide and water. सो 7CO2 है और 8H2O है, और अल्लाह आपका भला करे, ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें? ऑक्सीजन इसमें हो गए 8 + 14, 22। तो ये आ गया 11। अब इसका स्टेट सैंपल मुझे लगाना है, हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टेन को मैं क्या कहूँ? व्हाट इज दिस सॉलिड, लिक्विड और गैस? यस, कॉमन सेंस। Liquid. कैसे पता लगा? It's a long carbon chain. Has एग्जैक्ट। more bonds to be broken. और दूसरा ये कि पेट्रोल में प्रेजेंट होता है, पेट्रोल इज ऑल्सो अ लिक्विड, we use petrol in liquid form, yeah, right? So this is liquid, this is gas, this is gas, and water is liquid. Okay, तो ये इसका ये आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला पॉल्यूटेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन। ये तो यार बिल्कुल ही बेबी क्वेश्चन है यार। Carbide. कार्बन मोनोऑक्साइड भाई, बिल्कुल तुम्हारे बचपन का साथी है ये, आईजीसीएसई का कार्बन मोनोऑक्साइड।
आप इसको कार्बन भी कह सकते हो, सही है ना, क्योंकि वो भी इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट होता है। Recently, sales of electric cars have increased. Give two environmental benefits of using electric cars. क्या बात है यार, Edexel. Less pollution. No harmful gases. For example, Exactly. carbon monoxide release. हाँ जा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, Sulfur हाँ जी। dioxide. और Sulfur dioxide. अ, Sulfur oxide. ओके, Reduces noise pollution. तो हम इसे ये कह सकते हैं कि दे डू नॉट emit they do not emit substances। सब्सटेंसेस से मुराद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, है ना। तो इमिट So सब्सटेंसेस can we mention greenhouse gases such as carbon dioxide? मेंशन कर दो, कोई मसला नहीं है। ओके, इमिट सब्सटेंसेस व्हिच But कॉजेज, does it get points? So can we Does say it less get more? pollution? क्योंकि ये है ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन ना, तो इसमें आप उसी हिसाब से लिखना फिर। और दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं ये। और दूसरा ये भी आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक कार्स जितनी भी होती हैं उनमें ऑब्वियसली फ्यूल यूज नहीं होता, मतलब कि फ्यूल जब बोले तो पेट्रोल डीजल वगैरह हम ये यूज नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि इनको हम चार्ज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने का मतलब क्या है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग में, कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं होता ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो मैं लिख सकता हूँ कि दे दे कैन बी powered by they can be powered by electricity, तो which has no any So which contribution, prevents resource depletion as well, right? हाँ जी, which has no any contribution to यू कैन से कि ग्लोबल वार्मिंग, या कोई भी एक आप यहाँ पे लिख सकते हो, मसला नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट लिख दो आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें इनसे ये होते हैं। तो जब हम ये यूज ही नहीं कर रहे हैं तो इनमें से एक भी नहीं होगा। ये आ गया ना ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। यस, क्या कहते हो? आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला द कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन 1। अब Nickel. ये तो यार बता दो यार, निकल, एग्जैक्टली, निकल निकल निकल। चले जी, नेम प्रोडक्ट ए, नेम प्रोडक्ट ए, क्या कहते हो? प्रोडक्ट ए क्या होगा? हाँ जी, हाँ, Chloropropane. अच्छा ये प्रोपीन होता है ना, ये प्रो Dichloropropene. Dichloropropane. this is your propene, right? This is CH3, this is CH2, this is CH। ओके, तो जब आपने रिएक्शन करवाया इसका, तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आके लगेगा, एक क्लोरीन यहाँ आके लगेगा, यानी कि आपका डबल बॉन्ड गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। तो अब आप इसका नाम लिख दो, चूंकि एक क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरा दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है, तो आई वुड बी राइटिंग दैट 1,2 देन डाइक्लोरोप्रोपेन, क्योंकि अब वो एल्केन बन गया, डबल बॉन्ड फिनिश, खत्म, खलास हो गया, अब वो एल्केन बन And गया। थोड़ा सो सा दिस इज प्रोपेन। सॉरी, फिर अगर सजेशन डायरेक्ट चाहिए था। नंबर्स निकाल दिया और वर्ड लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे। क्या मतलब, क्या मतलब डबल डायरेक्ट, क्या मतलब? नंबर ना लिखूं तो नंबर ना लिखूं तो क्यों मिलेगा मार्क भाई तुम्हें? क्या पता वो कार्बन, क्या पता वो क्लोरीन 1 और 3 पे लगे हुए हो, हैं भाई? बात ठीक है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आइडेंटिफाई मैं बाय, समझ नहीं, ये कैसे सॉल्व करते हैं सर? ये कैसे सॉल्व करते हैं? ना करो यार। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा, मुझे पता था कि प्रोटीन ये होता है, और जब भी हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन ऐड हो जाएगा जाकर,
तो चूंकि ये एडिशन रिएक्शन है, क्लोरीन से भी होता है, ब्रोमीन से भी होता है, हाइड्रोजन से भी होता है, वाटर से भी होता है, सबसे होता है ये। तो मैंने ये सिर्फ देखा कि डबल बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा, क्लोरीन वहां पर आकर अटैच हो जाएगा, दैट वुड बी योर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का फिर आप नाम दे दोगे जिस तरह से मैंने पहले ये प्रोडक्ट बना दी। प्रोटीन पता होना चाहिए आपको, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी तो आप प्रोडक्ट जी बनाओगे। जब अच्छा एक दफा समझ आ आपने गया। प्रोडक्ट बना दिया तो आप उसका नाम दे देना। तो 1,2-डाइक्लोरो, आइडेंटिफाई बाय नेम और फॉर्मूला द सब्सटेंस इज नीडेड फॉर रिएक्शन टू। गौर से देखो जरा, तुम एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है, गौर से देखो जरा, एल्कीन से अल्कोहल बन रहा है। Steam? तो Steam What? and boric acid. और स्टीम आपका क्या होता था, यानी कि स्टीम बोले तो वाटर, H2. और H3PO4 is used as a catalyst. H3PO4 is used as a catalyst, right? स्टीम आपका रिएजेंट होता था और कैटलिस्ट आपका H3PO4 होता था। चलें जी, ड्रॉ So द डिस्प्लेड phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड, एग्जैक्टली। और डिस्प्लेड फॉर्मूला बताइए जरा बी का, बी का डिस्प्लेड फॉर्मूला। अच्छा, बी आपका प्रोपीन है, ये सॉरी, प्रोपीन का एसिडिफाइड के अमीनो फोर से रिएक्शन करवाया है, एसिडिफाइड से, Sir, चूंकि इन्होंने potassium मेंशन, manganate is an oxidizing agent, right? एग्जैक्टली, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, एक Sir, चीज और is बता it दूं मैं आपको कि is it इन्होंने ना diorganic मेंशन नहीं form? किया, एक मिनट, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये कोल्ड है या हॉट है। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं किया इन्होंने, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई, सो मैं कंसीडर करूंगा कि द रिएक्शन इज एट रूम टेम्परेचर। तो इस इट मींस कि ये कोल्ड है, हॉट नहीं है। जब भी आप कोल्ड KMnO4 यूज करोगे तो आपका जो प्रोपीन है ना, ये प्रोपीन है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने बनाया सबसे पहले प्रोपीन कुछ इस तरह से, और चूंकि डिस्प्लेड फॉर्मूला पूछ रहा है तो मैं एक एक बॉन्ड को शो करूंगा यहाँ पर। ये मैंने प्रोपीन बनाया, ओके, इस तरह से। और ऑब्वियसली मैंने जब इसका KMnO4 से रिएक्शन कराया, तो KMnO4 से रिएक्शन करवाने पर ना दो OH लग जाते हैं आकर, बात समझ रहे हो, दो OH लग जाते हैं आकर इस तरह से, तो डबल बॉन्ड आपका खत्म हो जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट। टेक्निकली मुझे ना, टेक्निकली इसको यूं लिखना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी होते हैं, यू ऑल नो। तो ये कहीं इसको रिपेल ना कर दे। देखो, एक टेक्निकल सी बात है, छोटी सी बात है, ये इसको रिपेल ना कर दे कहीं, कहीं रिपल्जन की वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल ना हो जाए, कहीं रिपल्जन की वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल ना हो जाए। तो टेक्निकली अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो क्या मसला है यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्यों? कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाएगा इससे। अब लोन पेयर तो हैं, लोन पेयर तो हैं, लेकिन दूर दूर हैं। दूर दूर का फायदा ये हो गया कि ये अब रिपेल नहीं कर रहे हैं और आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो ये फायदा है इसका, ओके। फिर तो वो वाला गलत होगा। टेक्निकली, So sir, इसका ओके, नाम क्या है क्या? दिस इज Diol? हाँ ना, 1,2-डायोल प्रोपेन, 1,2-डायोल प्रोपेन, 1,2-डायोल। Okay. Propene can undergo addition polymerization. Write the equation for the polymerization of ethene, propene, sorry. तो प्रोपीन मेरे पास देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हो बेटा, उसको ना ऐसी शेप दे दिया करो आप, ताकि आपको खुद भी समझ आ जाए, कंफ्यूजन आपको ना हो। ऑलवेज रिमेम्बर, ये हमेशा के लिए मेरी बात याद रखनी है आपने। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, आप ना उसको ऐसी शेप दे दिया करो और यहाँ एन लगा देना। और 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 ऑब्वियस सी बात है कि इसमें होता क्या है, पॉलीमराइजेशन जब हो जाती है, सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन आपस में आकर कनेक्ट हो जाएंगे फाइनली, लेकिन ये तो इस तरह से। प्रोपीन है तो इसके अंदर 3 कार्बन होने चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तीन होने चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, एंड दिस इज CH3। दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, एंड दिस इज CH3। आपकी मर्जी है, आप इस CH3 को उठाकर यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो,
मर्जी आपकी, इसको उठा के यहाँ ला, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। ओके, यस और नो? ओके, Yeah. चलें जी। तो नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ कार्बन्स। हाँ जी, वो पूरे होने चाहिए ना, प्रोटीन है ना आपके पास, तो 3 कार्बन हो ना आपके पास, और हाइड्रोजन भी पूरे हो। और जी लेकिन उसमें ना अपना पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आपका डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर ऑफ एटम्स को चेंज कर दो, यानी कोई एडिशन नहीं हो रही इसमें, कोई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं आ रहे। एक चीज नोट की आपने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, जी, ये नोट बस करो इस बात को। डबल डबल बॉन्ड टूट रहा है ना। बस एग्जैक्टली, सिर्फ डबल बॉन्ड टूट रहा है बस। सर एडिशन किससे हुई है? उन्हें लिखा हुआ है अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन। आपस में ही हुई ये है इनकी, बहुत सारे प्रोटीन आपस में ये कनेक्ट हो एक गए। और पॉलीमर से जॉइन हो गया, इसलिए एडिशन है। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। Over 70 million tons of polypropylene are produced each year. State two problems with the disposal of polymers such as polypropylene. हाँ जी, It's non-biodegradable. नॉन बायोडिग्रेडेबल, It fills up the landfill. हाँ ना, डेंजरस टू तो एक्वेटिक लाइफ, Toxic gases. एक्वेटिक लाइफ। एग्जैक्टली तो उसमें ये होता है कि जब भी इस पे सनरेज पड़ती है ना, तो ऑब्वियसली दे इमिट टॉक्सिक रेडिएशंस, राइट? तो इसलिए ये डेंजरस होते हैं फॉर द एनवायरनमेंट। तो एक तो ये है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओवर 70 million tons of polypropylene are produced each year. State two problems with the disposal of polymers such as polypropylene. Polypropylene is non biodegradable, और क्या है इसमें कि ऑब्वियसली दे डिग्रेड वेरी स्लोली, बहुत स्लो होते हैं। आप उसको नेग्लिजिबल कह सकते हो, आप उसे नेग्लिजिबल कह सकते हो आप उसे। सो अल्टीमेटली दे emit toxic gases, they emit toxic gases, toxic gases, uh, when they are burnt। ओके, हाँ जी, ये बनाइएगा जरा भाई। हाँ जी, ये बनाओ फटाफट, मुझे भेजो, फिर मैं बताता हूँ। फटाफट, शाबाश।
Sir, I sent you my answer. हाँ जी, डन। ईमान ने तो भेज दिया, रोमा ने भी भेज दिया, इब्राहिम ने भी भेज दिया। इब्राहिम देखते हैं, रोमा 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 रोमा। ओके, इब्राहिम ने क्या भेजा है? इब्राहिम ने ओके। और ईमान ने क्या भेजा है? अच्छा जी, ओके। यानी कि आप सब ने 1 second मैं भी भेज रहा हूँ। ओके, जल्दी भेजो। ठीक है। सर नूर ने भेजा। नहीं, वो कहाँ भेजता है? इब्राहिम ने भी भेज दिया ना? हाँ, ओके। इब्राहिम अब्दुल्ला, यस। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, डायपोल्स नहीं बनाए तुमने अब्दुल्ला। डायपोल नहीं बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, दे आर मैंडेटरी। तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, राइट? ओके, इसने आया, इस पे अटैक किया, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, फाइनली क्या होगा कि अब सिंगल बॉन्ड बन गया। ओके, डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया। और ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं है ना यार, ये तो मेरा डोमेन में है ही नहीं। मैं तो कहीं और काम कर रहा हूँ ना भाई। अच्छा, अब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यू ऑल पीपल नो दैट कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में व्हाट वी आर सपोज टू डू। ऑब्वियसली मुझे हाइड्रोजन को, जो नया आने वाला हाइड्रोजन है, उसको यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव स्पीशीज अटैच्ड टू दोस कार्बन आटम, नेगेटिव स्पीशीज अटैच्ड टू द कार्बन आटम व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फाइनली जो मेरा ब्रोमीन है, जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, वो फाइनली यहाँ अटैक करेगा एंड इट वुड बी मेकिंग अ प्रोडक्ट, दैट्स इट। ओके, अब देख लो बेटा, आप लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। ये दो ब्रोमीन किस क्यों लगा दी अब्दुल्ला तुमने यार? दो ब्रोमीन कहाँ से आ गए बेटा? सर ने बोला है टू फॉर्म 1,2 डाइब्रोमो अच्छा, प्रोपेन। तुमने उस ब्रोमीन को नीचे लिखा हुआ है। ओके, सही है। एक और ब्रोमीन तो पहले से लगा हुआ है ना। ओके ओके जी। ओके 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 ओके, Sir, I have a question. बोलो। तो अगर मैंने आपने देखा सर, मैंने अपना दूसरा तीसरा तीसरा स्टेप कैसे लिखा है? जैसे तीसरा स्टेप? दूसरा और तीसरा स्टेप ये बिल्कुल अब्दुल्ला प्लेन इब्राहिम लिखा है? है। इब्राहिम। इब्राहिम का अगर मैं वैसे लिखूं मुझे बेटा, मार्क्स आपने मिलेगा? को लोन पेयर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपने ब्रोमीन पे चार्ज नहीं लगाया, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे इब्राहिम। पर जो जैसे मैंने बनाया हुआ आपका वो प्रोपीन जो बनाया, प्रोपेन बनाया हुआ सही है। तुमने उस पे ब्रोमीन तो क्यों नहीं वैसे लगाया? लगाया है ना। नहीं लगाया, मुझे नहीं नजर आ रहा, देखो जरा। अच्छा, डाई कहाँ लगा? ब्रोमो है, मैंने सिर्फ एक ब्रोमो बनाया हाँ, हुआ है। बाकी ओके अगर वैसे तुम अगर डिजाइन की बात कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो इससे कोई इशू नहीं है। इट्स ओके। ओके। सर अब मेरा चेक कर ले, मैं डाइपोल ऐड कर लिया। दोबारा भेजा है? ओके। जी। सर तो एच दो बी आर ब्रोमीन पे तुमने पहले ओके 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 ओके, अब भाई, हाँ जी, ओके। यार ये क्या नाम है अब्दुल्ला, तुमने पॉजिटिव चार्ज भी लगाया हुआ है, बॉन्ड भी बनाया हुआ है, क्या चल रहा है ये? सर एज तो नहीं है? नहीं, एच कहाँ से है? मतलब तुमने यहाँ पे बॉन्ड भी बनाया हुआ है और चार्ज भी लगाया हुआ है, देखो इसको जरा। कहाँ? यहाँ पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज तुमने लगाया है, वहां की नहीं बात वो, कर रहा हूँ। सर वो चार्ज नहीं, वो बॉन्ड है और पॉजिटिव साइन है। तो बॉन्ड भी है, पॉजिटिव साइन भी है, ये क्या चल रहा है भाई? ऐसे कैसे हो अ, सकता है? नहीं वो बॉन्ड है लेकिन
ब्रोमीन बस वो चार्ज है, बस खाली चार्ज है, उसने Okay. बॉन्ड नहीं किया ब्रोमीन के साथ, उसने करना है चार्ज। ओके ओके मैंने रेस कर दिया अब। ओके। कोई कुछ पूछ रहा था भाई, बात दब गई उसकी। यस। सर ब्रोमीन दो होंगे ना टोटल, पूरे मतलब फाइनल प्रोडक्ट। हाँ जी, क्योंकि एक ब्रोमीन तो पहले से है ना, इसका क्या कुछ हो रहा है यार, इसको क्यों आगे पीछे कर रहे हो? ये तो रहेगा ना अपनी जगह एज इट इज। Explain why 1,2-dibromopropane is the major product instead of 1,3-dibromopropane. Yes. It would be unstable. Unstable. Because 1,2 is formed by a second carbocation. The secondary carbocation is more stable than the primary carbocation. Yeah. Yes. Carbocation. Yes. तो क्योंकि हमने जो पढ़ा था अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, तो उसमें हमने यही देखा था ना कि जो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बोकैटायन हम देखते हैं कि कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो जब आप अपना, अगर मैं इस कार्बोकैटायन की बात करूं ना, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ओके, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है आपका, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाया, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है क्योंकि एक हाइड्रोजन है और दो कार्बन एटम है इसके साथ, विच इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द वन, कि अगर आप इसको पॉजिटिव बना देते इसको और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते तो ये आपका फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्राइमरी हो जाता है और वो विच इज अनस्टेबल। तो अब मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे भी लिखना है, तो मैं क्या कहूँ कि जो आपका 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन है, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन is produced from secondary carbocation or which is which is which is more stable, which is more stable. बस, that's it. Okay. सर हमें कैसे पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन है या प्राइमरी है या टर्शियरी? सर बिकॉज इट हैज टू अभी बॉन्ड्स तो राइट, बताया, अभी तो बताया, टू देखो ये मिथाइल। जो हाँ, ये जो पॉजिटिव कार्बन है इसके साथ दो कार्बन के ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन का लगा हुआ है, ये सेकेंडरी होता है, ये सर सेकेंडरी होता है। 1,3 इज प्राइमरी है ना। हाँ, अगर पॉजिटिव कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हो, एक कार्बन लगा हुआ हो, तो दिस इज प्राइमरी। इसी तरह से अगर पॉजिटिव कार्बन के साथ एक एच और दो कार्बन के लगे हुए हो, दिस इज सेकेंडरी। पॉजिटिव कार्बन के साथ अगर तीनों आर ग्रुप लगे हुए हो, कोई हाइड्रोजन ना हो, तो दिस इज टर्शरी। सो दिस इज द केस। ईमान समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी जी। Oxygen is a vital in the treatment of respiratory diseases. Oxygen is traditionally produced by the fractional distillation of air. पता है सबको। Suggest one difference between the fractional distillation of air and crude oil. ये क्वेश्चन अच्छा है यार, ये आई नाइस। थिंक हीट, you need a lot of heat um, when you're working with crude oil, but air has a significant lower density, so you can just use सर टेम्परेचर? lower temperature. हाँ जी, तो इसमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर होता है ना, उसमें लो टेम्परेचर इज नीडेड। उसकी वजह पता है क्या है? देखो, वो होती है गैसेस, गैसेस की डिस्टिलेशन नहीं होती है बेटा, हम उसको लिक्विड बनाते हैं। और गैसेस को लिक्विड कैसे बनाया जाता है? उनको कूल करके, उनको कंप्रेस करके, ऑब्वियसली लोअर टेम्परेचर इज नीडेड। तो आप इसको कह सकते हो कि, उसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि फ्रैक्शन distillation of air needs lower temperature
than crude oil. ओके, चलें जी, ये बताइएगा जरा भाई। Hospital patients sometimes need to breathe air with a higher than normal concentration of oxygen. The oxygen concentration can be increased to 90% by passing dry air through a tube filled with zeolite which absorbs most of the nitrogen. Dry air contains 21% oxygen by volume. The average human breath has a volume of 500 cm cube. Calculate the volume of air in dm cube that would have to pass over the zeolite uh, to obtain 500 cm cube of gas containing 90% oxygen by volume. 2 मार्क का क्वेश्चन है यार तब। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना चाहिए पर ब्रीथ के लिए। वो क्या कह रहे हैं आपको कि द एवरेज ह्यूमन ब्रीथ हैज वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ओके, ऑब्वियसली इन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है दैट इज द 90% ऑक्सीजन। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका 90% ले लेता हूँ। कैन यू टेल मी एन आंसर कि 500 का 90% कितना है? यस, हाँ जी, 555.5 recurring. सॉरी, 555. 450। क्या कह रही हो तुम रोमा? 500 I was 450 dividing. डिवाइडिंग, तो डिवाइडेड बाय 100 सेम आंसर आएगा 450 सीएम क्यूब। या तो आप सीएम क्यूब में ले लो या तो आप डीएम क्यूब में ले लो, कोई कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, अब ये जो आपके पास आया है ना, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, पता है आपको, पर ब्रेथ। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर ब्रीथ। नाइस यार, गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब उसमें कितनी एयर रिक्वायर्ड है हमें। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप सबको पता है कि एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, एयर में 21% ऑक्सीजन होता है। तो आप एक काम करोगे अब कि इंडियम क्यूब मांग रहा है भाई, ये इंडियम क्यूब मांग रहा है ये, और गैस कंटेनिंग 90% ऑक्सीजन। ओके, तो मेरे पास जो भी आंसर आया है, मेरे पास जो भी आंसर आया है बेटा, आई वुड बी डिवाइडिंग इट बाय 21%। आंसर बताइएगा जरा क्या आ रहा है। मैं आखिर में उसको डीएम क्यूब में कर दूंगा, मसला नहीं है कोई, एक ही बात है। 2142. 3000। 2142. तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है ना, इसको मुझे डीएम क्यूब में बताइएगा जरा क्या आ रहा है। 2.14. ओके, 2.14। इतना लीटर मुझे एयर चाहिए इतनी ऑक्सीजन लेने के लिए, राइट। इतनी ऑक्सीजन लेने के लिए आई नीड दिस मच अमाउंट ऑफ एयर। तो ये है 2 मार्क का था, इसलिए बहुत सिंपल वर्किंग है। अदरवाइज नीचे देखिएगा जरा मोल के क्वेश्चंस। Nitrogen molecules blind to zeolite using their outer electrons. Bind to zeolite. Draw a dot and cross diagram. इतनी लंबी करने के बाद आखिर में पूछा वही क्या, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो 2 ऑक्सीजन हमें 2 नाइट्रोजन बनाने हैं। ऑब्वियसली सबको पता है नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने ये एक और नाइट्रोजन एटम बना लिया। ओह माय गॉड, ये मैंने एक और बना लिया नाइट्रोजन एटम। अब मैं क्या करूँगा कि इसके आउटर शेल में 5, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, 1 2 3 एंड देन 4 5।
और इसके आउटर शेल में 1 2 3 एंड देन 4 5, दिस इज नाइट्रोजन, राइट। तो ऑब्वियसली दोनों को 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्होंने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, so this is the dot and cross diagram, ओके। और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर भी है। ये तो बिल्कुल ही पुराना क्वेश्चन है। लिक्विड ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। लिक्विड ऑक्सीजन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1140 ग्राम्स पर डीएम क्यूब। बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा डेंसिटी है भाई। लिक्विड ऑक्सीजन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1140 grams per dm cube. Calculate the volume of gas in meter cube measured at room temperature and pressure that can be obtained from a bottle containing 13.9 dm cube of liquid oxygen. बॉटल है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन है, इतना 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 लिक्विड ऑक्सीजन है, 13.9 लीटर। बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं है ये, मतलब के केजी। केजी थोड़ा सा ज्यादा होता होगा वैसे। डीएम क्यूब और लीटर मैंने कल भी आपको कहा था कि दे आर द सेम थिंग। तो और उसने ये भी बता दिया कि उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी को यूज करते हुए मेरे भाई आपको वॉल्यूम बताना है, वो भी मीटर क्यूब में। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या सर कहते हो? मास ढूंढेंगे, उसको डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे। तो मास कैसे ढूंढूं मैं? Density is equal to mass over volume. गुड हो गया जी, गुड हो गया। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी दी हुई Volume is है given 1140 और मास आपके ओके पास आ मास। जाएगा। वॉल्यूम आपको गिवन है 13.9 है। डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल हो गया ऑटोमेटिकली। तो आंसर बताइएगा मुझे, क्या आ रहा है? 15846 15846 ग्राम्स, राइट। yes अच्छा, अब क्या करें? ये आपके ग्राम्स आ गया, times the किसका? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ऑक्सीजन टू का। मास 10 to the 24 ओवर मोलर मास। मास आ गया आपके सर पास। सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32। आंसर बताइएगा। ये मोल आ गए ऑक्सीजन के। 495 मोल। मुझे चाहिए वॉल्यूम, मुझे चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। हाँ जी। 11884.5 11884.5 in decimeter cube, but they were asking in meter cube. How can I convert टाइम्स 1000। meter cube, dm cube into the meter cube? So सर obviously टाइम्स 10 raised to the power of 6 राइट। 10 की पावर कितना, 1000 से 6। डिवाइड करा दो यार। ओह अच्छा। वो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आने के लिए करते हैं 10 की पावर 6। So times 1000. सर 11.8884 तो 11.8845। दिस इज मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम, ओके। कौन कौन सी कन्वर्जन पता होनी चाहिए? बस ये बहुत है, मसला नहीं है। जी मीटर क्यूब, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, बहुत है, इतना ही। हाँ जी, ये बताइएगा जरा नेक्स्ट। सर रेशियोज ले ले। The total mass of the bottle is 80 kg when it is full of oxygen. So calculate the mass of an empty bottle using your working from C part 1. C part 1 हमने यहाँ calculate किया, okay.
Calculate the mass of an empty bottle. Give your answer to an appropriate number of significant figures. Okay. तो हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करूं? आपके पास जो नरेश ने ऊपर बता आंसर दूं? आ रहा था वो कितना था? मास, दैट वाज दिस। ये मास आ रहा था ना आपके पास ऑक्सीजन का, तो वो भी आ रहा था ग्राम्स में। इन्होंने हमें कहा है कि जो टोटल बॉटल का जो मास है वो 80 केजी है, वो 80 So I केजी है। think 15846 plus x is equal to 80. And then we can, अच्छा, एक चीज मैं बताऊं आपको बेटा, ये केजी है, हमारे पास ग्राम्स में है। एक काम करो, पहले उसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो ना, ताकि ताकि आप टोटल में से बॉटल को माइनस करो तो आपके पास ऑक्सीजन का आ जाए। क्या कहते हो, ऐसे ही है? जी. सॉरी, एम्प्टी बॉटल का मास कैलकुलेट करना है ना, तो ऑक्सीजन का टोटल से माइनस कर दो तो एम्प्टी बॉटल आ जाएगा। तो एम्प्टी बॉटल इज इक्वल टू टोटल मास माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन। Total is 80 kg minus 15846 divided by 1000। ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं। आंसर बताइएगा जरा, क्या आ रहा है? 64.154. 64.15। Yes, ओके, दैट 154. वुड बी 2। ओके, तो केजी आ गया आपके पास। इतने केजी की तो खाली बॉटल है भाई, कौन सी बॉटल है भाई ये? इतनी बड़ी बॉटल है यार, केजी में आ रहा है। 64 केजी, ओ भाई। ओके, explain why the container needs to have, oh देखा, देख रहे हो तुम, such a large mass। क्या कहते हो? हाँ भाई। Since Because oxygen is so dense, right? So you need something denser to not make it float in the air. अरे To भाई यार, withstand ये to आधा सही withstand बताया, आधा तुमने वो बात कर दी कि कहीं और चले गए बेटा आप, दूसरी दुनिया में। हाँ to जी। withstand high pressure. हाँ ना, गैस है ना यार, गैस है, प्रेशर होगा अच्छा खासा उसका भाई। तो पता लगे कि तुमने ऐसा कंटेनर लिया है कि थोड़ी देर के बाद ही बर्स्ट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए वो, तो इट वुड बी डेंजरस फॉर यू। क्योंकि गैस है, एक्सट्रीम प्रेशर होगा इसका, एक्सट्रीम प्रेशर होगा इसका। तो कंटेनर मस्ट हैव कंटेनर मस्ट हैव थिक, यानी कि कंटेनर मस्ट हैव थिक थिक वॉल्स एज द गैस has extreme higher pressure, जिसकी वजह से हमने जो ऑब्वियसली कंटेनर लिया है, अगर थिक वॉल होगी तो उसका मास भी बहुत ज्यादा होगा अल्टीमेटली। चलें जी, द रेडियाई ऑफ आयॉन्स ऑफ सम सक्सेसिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन। आयन भी दिए हुए हैं आपको, शुरू में आपको एन आयंस दिए हुए हैं और फिर आपको बाद में कैट आयंस दिए हुए हैं, और उनके आयोनिक रेडियाई भी दिए हुए हैं। और ये बात तो आपको पता है ना कि जनरली द साइज ऑफ एन आयन इज लार्जर देन द कैट आयन, और एक साइज यहाँ से मिसिंग हुआ है। और आपको कह रहा है कि भाई आप क्या करो, ग्राफ को प्लॉट करो। और कैसे करूंगा अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट? ऑब्वियसली आपका जो साइज है इज गोइंग टू डिक्रीज, आपका साइज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एन आयन टू कैट आयन जा रहा है वो। जब एन आयन टू कैट आयन जा रहा है तो हम क्या करेंगे फिर? सबसे पहले मैंने लिखा 171, तो 171 मुझे कहाँ नजर आ रहा है? अगर मैं इस ग्राफ को लेबल करूं एक्सिस को, तो लेट्स सपोज मुझे कहाँ तक आना है, और जो टोटल है 171 है, और जो लीस्ट है वो इनका 54 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये 120 है, ये 140 है, ये 160 है, ये 180 है, और इसी तरह से अल्लाह भला करे आपका 20 40 60 80 100 120 देन 140 देन 160। बहुत है या छोटा हो गया, क्या कहते हो? बहुत है या छोटा हो गया? हाँ थोड़ा जी, छोटा छोटा हो गया ना, तो मुझे Isn't थोड़ा it सा और small?
थोड़ा सा और इसको मुझे लेबल करना चाहिए ना, आगे और आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, आधे बॉक्सेस मेरे पास बचे हुए हैं ना, तो एक काम करो, मैं इसको डबल कर देता हूँ, यानी हर 10 बॉक्स स्मॉल बॉक्सेस के बाद मैं 20 लिख रहा हूँ। अभी मैंने हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद 20 लिखा है। मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि जो मेरा ग्राफ बने वो मोर क्लियर हो। तो एक काम करते हैं, ये ज्यादा सूटेबल रहेगा कि मैं यहाँ लिखूं 20, फिर लिखूं 40, फिर लिखूं 60, फिर लिखूं मैं 80, फिर लिखूं मैं 100, फिर मेरे पास आ जाए 120, फिर मेरे पास आ जाए 140, फिर मेरे पास आ जाए 160, फिर मेरे पास आ जाए 180। पूरा हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका। तो चूंकि 171 पे इन्होंने बनाया हुआ है नाइट्रोजन को, तो ऑब्वियसली ये मेरा 170 होगा। और अल्लाह भला करे आपका 171 यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर आ रहा है किस पे, 140 पर। 140 पर कौन है, ऑक्सीजन है, तो 140 पर ये मैंने बना दिया ऑक्सीजन। ओके, ये बना दिया मैंने ऑक्सीजन, सेट हो गया, 140 पे बना दिया। फिर क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड का कितना है भाई, 133। तो ये आपके पास 120 है, तो ये 130 है, तो ये 133 होगा। ओके हो गया जी। फिर मेरे पास आ गया नियॉन। नियॉन का नहीं दिया, बस सोडियम प्लस 102, ये 100 आ गया। ये 101 है, ये 102 आ गया। ओके, फिर Mg2 प्लस का नहीं दिया हुआ, अननोन है। एल्यूमिनियम 3 प्लस है, दैट इज 54। ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास आ गया 54। ओके जी। तो स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई मेरे पास। स्ट्रेट लाइन कैसे, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, एक पॉइंट गुजरने लगा है इससे, कुछ ऐसे करके। ये 2 पॉइंट जो हैं आगे पीछे हो गए भाई आपके, एनॉमलस हो गए 2 पॉइंट आपके, देख रहे हो। एक ये है, एक ये भी एग्जैक्ट पूरा लाइन पे नहीं आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये भी एग्जैक्ट लाइन पे नहीं आ रहा है। क्या करें अब, आगे कुछ पूछ रहा है क्या। प्रिडिक्ट द रेडियस ऑफ द मैग्नीशियम आयन यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट ऑन योर ग्राफ। तो देखा जाए तो इसको यहाँ होना चाहिए, ऐसे है, सॉरी मैग्नीशियम है ना, हाँ इसको यहाँ होना चाहिए। तो क्या लिखोगे तुम लोग, हम्म। Magnesium has a small radii. यहाँ 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 होना चाहिए मैग्नीशियम का ना, तो इट शुड बी लाइक 70 है, 72 कह लो इसको तुम, 72 होना चाहिए इसका जो क्या है रेडियस है। नैनो पिकोमीटर में लिया हुआ है ना, तो ओके इट्स 72 पिकोमीटर। यही रेंज आ रही है ना, देख लो ना इसको, यहाँ पे कर लो आप, इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट कर लो इस लाइन को, ये लो। ओके, एक्स्ट्रापोलेट कर So दिया why इस is तरह it से। 2 marks? सॉरी, Why is it 2 marks? 2 मार्क्स, ये आपने जो ढूंढा है इसके 2 मार्क्स है ना, ये आपने एक्स्ट्रापोलेट किया, फिर आपने वैल्यू बताई। Okay. हाँ जी। अच्छा, ये 2 मार्क्स जो आपके यहाँ लिखे हुए हैं, ये इसमें अगर आपने बेस्ट फिट लाइन नहीं बनाई, तो बेस्ट फिट लाइन के ना बनने से ऑब्वियसली आप उसको, फिर मसले मसाइल होंगे आपके। अब आगे एक्सप्लेन भी करवा रहे हैं भाई, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द आयोनिक रेडियाई फ्रॉम द नाइट्राइड Here I'm आयन टू getting द। 74, ओके, 76. नो नो मसला, नो मसला, Okay. कोई इशू नहीं। ओके, चले जी, एक्सप्लेन कर दो इस ट्रेंड को भाई, आयोनिक रेडियाई फ्रॉम द नाइट्राइड आयन टू द एल्यूमिनियम आयन, क्या ट्रेंड बन रहा है। Decreases. ऑब्वियसली डिक्रीजेस, तो क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई, Across the period. वजह क्या है डिक्रीज होने की। More proton numbers. हाँ बिल्कुल, और अगर मोर प्रोटॉन नंबर्स हों। The अच्छा, एक और मजे की the बात मैं आपको बताऊं, देखो ये सारे आओ जरा इनमें इलेक्ट्रॉन्स देखो, एन में नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। G. yes. हाँ हाँ ना, तो इसमें तो शील्डिंग भी सेम होगी भाई, शील्डिंग भी सेम होगी यार।
लेकिन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका साइज क्या हो रहा है, So aluminum डिक्रीज हो has रहा है। a smaller radii, right? Because it has हाँ more जी, exposure. एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।